स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, रेजोनेंस के इक्विवेलेंट एक टॉपिक है जिसको अपन हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। हाइपर कंजुगेशन को स्टूडेंट्स सिग्मा पाई कंजुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नाथन इफेक्ट साइंटिफिक नेम एंड आंसी मैरिक इफेक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हाइपर कंजुगेशन काम कहां आता है और इसकी क्या यूटिलिटी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट, जैसे अपन एक सिंपल सी रिएक्शंस लेते हैं, जैसे सपोज आपने इथीन की रिएक्शन HBr से पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आप कराना चाहते हैं। इसका पूरा थीम देखिए, ये कंसेप्ट कहां से डेवलप हुआ और कैसे आया। तो अब इसमें हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा सबसे पहले। इस इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन में यहाँ पे पाई बॉन्ड में भी इसी तरह से आपका किसी भी एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन से ये सेंटर क्रिएट हो जाएंगे। अब इसमें स्टूडेंट्स, चूंकि ये आपकी एल्कीन है, तो एल्कीन में कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है। इसका मतलब इंटरमीडिएट का इलेक्ट्रोफाइल कंपोनेंट पहले अटैक करेगा रादर देन न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, जैसे यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H, और H कहां अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में जैसे ही H अटैक कर देगा तो ये CH2 तो पहले ही था, H एक और अटैच हो जाएगा तो CH3, और ये आपका बन जाएगा CH2 प्लस। अब यहां पे स्टूडेंट्स Br के अटैच होने और इंटरमीडिएट में एक टाइम गैप होता है। जैसे H जैसे अटैच होगा तो, क्योंकि H और Br साथ साथ अटैक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ के दोनों बॉन्ड के बीच में गैप बहुत कम है, तो दोनों आपस में जो है वो रिपल्सन कर जाएंगे। इसीलिए ये दोनों एक साथ, क्योंकि इनका अपना अपना एटॉमिक साइज है, एक साथ अटैक नहीं हो सकता, तो उनमें से कोई 1 by 1 ही अटैक करेगा। और H के अटैक होने के बाद और Br के आने के बीच में जो टाइम गैप है, उस टाइम गैप में ऑक्टेट इनकम्प्लीट कार्बन आपका जो है वो स्टेबल कैसे रहेगा? ठीक है, क्योंकि यहां पे तो रेजोनेंस भी नहीं है, आपके पास कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर भी नहीं या अनसैचुरेशन भी नहीं है। तो ऐसे केस में आपका जो इंटरमीडिएट है, जैसे ही आपका कोई रिएजेंट का एक पार्ट अटैच हो जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो उसके बाद जो स्पीसीज बनती है उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। और ये जो इंटरमीडिएट स्पीसीज होगी तो ये जो इंटरमीडिएट स्पीसीज होगी स्टूडेंट्स, इसमें ये जो ऑक्टेट, ये कार्बन आपका जो दिख रहा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और ऑक्टेट इनकम्प्लीट का मतलब वो स्टेबल कैसे रहेगा। और उसके बाद जो आपका Br अटैच होगा, तो Br के अटैच होने तक इसके बीच में इसकी स्टेबिलिटी कैसे होगी। तो यहां पे जो कंसेप्ट यूज होता है, हाउ टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। तो इस स्पीसीज की जो स्टेबिलिटी होगी स्टूडेंट्स, ये अपन डिटरमाइन स्टेबिलिटी बाय हाइपर कंजुगेशन। तो अभी अपन इसका मीनिंग सीखेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन आपका कहां पे काम आया? जहां पे इंटरमीडिएट फॉर्म्स होते हैं और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, तो उस केस में जहां पे अपन को स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी हो, तो वहां पे कंसेप्ट यूज होता है जिसको हाइपर कंजु। अभी अपन इसका पूरा मीनिंग सीखेंगे। हाइपर कंजुगेशन एक तो ये, और ये चीज आपकी रेडिकल फॉर्म में भी हो सकती है। तो दूसरी जो कंसेप्ट इसमें ऐसा होगा कि आपके पास में कोई भी एल्कीन, अगर हम उसको, जैसे सपोज आपको ब्रोमिनेशन कराना है, और ये जो ब्रोमिनेशन है आपका वो रेडिकल की फॉर्म में, जैसे रेडिकल फॉर्म, तो यहां पे नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लीजिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4 क्लोरोफॉर्म, तो इसमें आपका पेरोक्साइड भी ले सकते हैं, होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। होमोलाइटिक तो इस पाई बॉन्ड का भी होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, और इसमें से जो भी पहले एक अटैच कर जाएगा, या HBr ले लीजिए एग्जांपल में, ताकि कंपैरिजन रहेगा आपके पास में। तो जैसे H अटैच हो गया तो उसकी, या Br अटैच हो गया तो उसके बाद इसमें भी जो इंटरमीडिएट बनेगा उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो किस तरह से आएगी। तो हम रेडिकल, फ्री रेडिकल कार्बन्स होंगे, उनकी स्टेबिलिटी भी हम इसी से डिटरमाइन करते हैं। तो फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी जो होगी वो आपकी किससे होगी? हाइपर। यहां पे विशेष ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक में 3 तरह के इंटरमीडिएट्स बनते हैं। एक को हम कार्बोकैटाइन बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज के अंदर, एक हमारे पास में डॉट में आता है उसको कार्बन फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, और एक हमारे पास में नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आएगी जिसको कार्बो एनाइन बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें विशेष ध्यान रखना है कि हाइपर कंजुगेशन जो है वो सिर्फ कैटाइन और रेडिकल के लिए होता है। तो इन दोनों की जो स्टेबिलिटी होती है
वो तो आपकी हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट से कंप्लीट होती है। और जो कार्ब एनाइन होता है स्टूडेंट्स, इसकी स्टेबिलिटी सिर्फ एंड सिर्फ रेजोनेंस से होगी, ट्रू रेजोनेंस, क्योंकि इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसीलिए इन दोनों में फर्क जानना जरूरी है। और रेजोनेंस इनकी भी स्टेबिलिटी दिखा सकती है, यानी कि और में अपन इसको कार्बोकैटायन हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस दोनों यूज हो सकती है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एंड सिर्फ रेजोनेंस होगी। तो अभी के लिए अपन कह सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन कैटायन और रेडिकल की स्टेबिलिटी देता है, और फिर इसमें हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस दोनों होगी। स्टूडेंट्स, अब अपन हाइपर कंजुगेशन कंसेप्ट को सीखते हैं, कैसे ये स्टेबिलिटी डिटरमाइन करता है। तो पहले तो हाइपर कंजुगेशन कंसेप्ट के लिए क्या कह सकते हैं, इट गिव्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन यानी कि C+ एंड कार्बन फ्री रेडिकल्स यानी कि C., इनकी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे। अब स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो उसमें जैसे सपोज अपन ने कोई एग्जांपल लिया CH3CH2+, जैसे इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अपन हाइपर कंजुगेशन से देखें तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो मीनिंग आ रहा है हमारे पास में हाइपर, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कंजुगेशन, ये दो मीनिंग है। कंजुगेशन का मतलब होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइजेशन, डी का मतलब रिमूव और लोकेलाइज का मतलब अपनी जगह को चेंज करना। डीलोकेल रिमूव, एक जगह से दूसरी जगह पे रिमूविंग होना या डिस्प्लेसिंग होना, तो उसको डीलोकेलाइज। हाइप का मतलब जो होता है वो नो बॉन्ड से होगा, ठीक है, यानी कि एक जगह पे आपका बॉन्ड नहीं रहेगा, तो हाइपर फॉर्म चलेगी इसके अंदर, तो ये डीलोकेलाइजेशन कहलाएगा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वो सिग्मा या पाई कोई भी हो तो उसको कंजुगेशन बोलते हैं, और हाइप में हमेशा सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आपके डीलोकेलाइज्ड होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले ये देखिए कि जो कार्बोकैटायन होता है उसका नेबर कार्बन हमेशा अल्फा कार्बन कहलाएगा, और उस पर जितनी भी हाइड्रोजन होगी वो सारी अल्फा हाइड्रोजन, अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे सपोज आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखिए, जैसे ये CH2 है तो ये आपका CH2 हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट। साइड में क्या लगा हुआ, CH3, तो ये CH3 आप प्लेस करेंगे इस तरह से। अब यहां पे डेजिग्नेट करो तो ये आपका नेबर कार्बन है, ये कैसा हो गया, अल्फा कार्बन, और ये हाइड्रोजन आपके कैसी कहलाएगी, अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि हाइपर कंजुगेशन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है उस स्पीसीज में। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, ये इसमें जरूरी होगा जब भी आप हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। अब देखो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, इसका जो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है जो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्म में है। अब इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपके इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और ये जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है ये आपका हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से पहला इसका रेजोनेंस जैसा स्ट्रक्चर जो आएगा उसको CH, इसके ऊपर H पॉजिटिव, ये प्लस उस पे चला जाएगा, और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, चूंकि वहां पहले से ही स्टूडेंट्स हमारे पास में यहां सिग्मा बॉन्ड है, तो अब जो सेकेंड बॉन्ड बनेगा वो आपका पाई बॉन्ड बनेगा, तो इसके ऊपर अपन सेकेंड बॉन्ड, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो ये आपका सेकेंड बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, पाई बॉन्ड। तो अब इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये स्पीसीज, ये कार्बन अब स्टेबल स्टेट में आ गया, और अगले ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, चूंकि अभी ये अनस्टेबल, ये सिर्फ कार्बन के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो रखा है, इसीलिए स्पेस नहीं छोड़ रहा है, तो ये अगली बार क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको ट्रांसफर कर देगा, और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके यहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। अब आप ध्यान से देखिए, हमने इसका एक नाम और रखा, सिग्मा पाई कंजुगेशन। तो सिग्मा पाई मींस ये सिग्मा था और बाद में ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो यहां आकर के पाई में, इसीलिए इसको बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन जब होगा तो सिग्मा से पाई, यानी कि सिग्मा से पाई फॉर्मेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, इसीलिए इसको सिग्मा पाई कंजुगेशन बोलेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें एक वर्ड और जो बहुत ही फेमस है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसकी फॉल्स रेजोनेंस। ट्रू रेजोनेंस में कभी भी नो बॉन्ड रेजोनेंस नहीं होती, लेकिन जो हाइपर कंजुगेशन जो फॉल्स रेजोनेंस होती है इसके अंदर आपका हमेशा नो बॉन्ड रेजोनेंस आएगा। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस मींस
हर टाइम एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बीच में यहां पे जो एरिया वो वैकेंट रहेगा और इस पॉइंट को अपन बोलते हैं नो बॉन्ड। हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे एक जगह पे नो बॉन्ड सिचुएशंस क्रिएट होगी, इसीलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। रेजोनेंस मींस वही डिस्प्लेसमेंट, डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट में क्या होगा, इस हाइड्रोजन को स्टेबल करने के लिए ये हाइड्रोजन अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, पॉजिटिव चार्ज उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमारे पास जो स्पीसीज क्रिएट हुई है वो है CH2, ठीक है, ये आपका H, और इस पे आप चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, अब ये आपका बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हाइपर कंजुगेशन। तो H C H H प्लस डबल बॉन्ड CH2 ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें वही सेम, अब वापस से क्या होगा, पाई वापस सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस से जहां पे अपन थे वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो ये अपना फाइनल स्ट्रक्चर जब आएगा तो वापस अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर अपन को ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड और ये वापस कार्बोकैटायन, यानी कि स्टूडेंट्स इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए सीक्वेंस को। तो यहाँ ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर था A, है ना, जो कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब चूंकि ऐसा कार्बोकैटायन जिसके पॉजिटिव चार्ज कार्बन के कांटेक्ट में अगर एक ही कार्बन है तो इसको अपन 1 डिग्री कार्बोकैटायन बोलेंगे, ठीक है। डिग्री अभी अपन देखते हैं कैसे करेंगे, डिग्री 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब देखिए तो ये आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इसने अपनी स्टेबिलिटी कैसे बताई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये कहलाता है हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर 1 सेकंड, क्योंकि पहला अल्फा अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है, और यहां पे आ जाएगा सेकंड हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि सेकंड अल्फा अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया, अल्फा हाइड्रोजन। ये सारे अल्फा हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन पे ही बेस्ड होता है, इसीलिए इसमें पार्टिसिपेटिंग जो होगा वो हमेशा स्टूडेंट्स अल्फा हाइड्रोजन ही होगा, अल्फा हाइड्रोजन। और ये आपका थर्ड जो होगा ये थर्ड हाइड्रोजन की वजह से हो गया, ये फोर्थ वापस अपना स्ट्रक्चर वही आ गया, ठीक है। तो अगर अपन यहां से यहां तक देखें तो हमारे पास में ये टोटल हाइपर, इस पर्टिकुलर 1 डिग्री के अंदर अपन देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कौन कौन से बने, तो ये हमारे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स है टोटल, ओके। इस हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स के अंदर कितने बने, 1 2 3 स्ट्रक्चर्स बने। तो इन 3 को क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसको अपन नाम देंगे हाइपर कंजुगेटेड नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही बनेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा इस लोकेशन होगा उतना ही हाइपर कंजुगेशन को स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। इसीलिए अपन काउंटिंग देखी तो यहाँ कितने बन रहे हैं, 1 2 3, यानी कि हमारे पास में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 3 1, देखो 1 अल्फा 2 अल्फा एंड 3 अल्फा, लेकिन तीनों अल्फा हाइड्रोजन ने 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाया। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि जितने हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे कार्बोकैटायन के साथ में उतने ही आपके नो बॉन्ड हाइपर कंजुगेटेड रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उतनी ही स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, ये कि स्टूडेंट्स कंसेप्ट आप फ्री रेडिकल में भी लगा सकते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज की जगह डॉट आ जाएगा तो वो सारे बाकी सारा कंसेप्ट सेम रहेगा, अब जहां प्लस चल रहा है वहां पे आप, इसीलिए ऑब्लिक के अंदर आप सेम स्ट्रक्चर्स को इसी तरह से रेडिकल के लिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपका रेडिकल कंजुगेशन इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हाइपर कंजुगेशन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपन देखते हैं डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन कैसे डिटरमाइन करें, डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन एंड इट्स स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी की स्टडी करें इस हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से तो क्या रिजल्ट इसका ऑब्टेन होगा। सबसे पहले डिग्री, स्टूडेंट्स हमारे पास में
जैसे एक तो सिर्फ CH3 मिथाइल कार्बोकैटाइन हो, अब अपन इसमें 1/1 कार्बन इंक्रीज करते जाएंगे, इथाइल कार्बोकैटाइन हो या हमारे पास में प्रोपाइल कार्बोकैटाइन हो, ठीक है, प्रोपाइल कार्बोकैटाइन, और या हमारे पास में कोई ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन हो इस फॉर्म के अंदर। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए इन कार्बोकैटाइंस को आप स्टेप। तो इसमें आपके पास में इसका कांटेक्ट किसी से नहीं है, तो अपन कह सकते हैं इसके पास 0 अल्फा, क्योंकि जब कार्बन ही नहीं है, क्योंकि अल्फा होने के लिए क्या जरूरी है, पहले तो जिसपे कैटाइन है उसके पास में नेबर कार्बन होना चाहिए, नेबर कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, उससे अटैच्ड हाइड्रोजन आपके अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे, इसीलिए 0 रहेगा। अब जो सेकंड आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर आपका ये कैटाइन, ये आपका अल्फा कार्बन है, तो इस पे 3, तो इसके पास में नंबर ऑफ कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो आपने देखा था ये 1 डिग्री है ना, तो इसको बोलते हैं ये तो 0 डिग्री या 1 डिग्री दोनों कंसीडर कर सकते हैं इसके अंदर, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटाइंस हो गया। तो आपने देखे 1 डिग्री कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने, जितने अल्फा थे। यहाँ पे देखो इस पे प्लस है, तो ये दोनों नेबर कार्बन आपके अल्फा कार्बन कहलाएंगे, तो हाइड्रोजन हो जाएगी 3 + 3 यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगी 2 डिग्री के अंदर। 2 डिग्री क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन पे प्लस है कैटाइन है उसके दोनों तरफ जो डायरेक्ट कांटेक्ट में कितने हैं, इसके बाद का नहीं, सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे ये कार्बन प्लस है इसके कांटेक्ट 3 से, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइंस हो जाएगा, और अल्फा कितने 3 + 3 + 3, तो आपके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे। यानी कि इससे ये प्रूव हो गया कि हमारे पास में जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही, क्योंकि एक CH3 ग्रुप होने से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है, तो यहाँ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे 6 रेजोनेटिंग और यहाँ पे 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी हाइपर कंजुगेशन की फॉर्म में। तो एज द अपन कह सकते हैं डिग्री ऑफ हाइपर कार्बोकैटाइन इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो इस साइड में हमेशा आपकी स्टेबिलिटी ऑफ हायर डिग्री कार्बोकैटाइन विल मोर। तो जितनी ज्यादा आपकी हायर डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, उतनी ही आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये सेम चीज स्टूडेंट्स आप फ्री रेडिकल के लिए भी ले सकते हैं, बस प्लस की जगह पे ऑब्लिक के अंदर आप फ्री रेडिकल लिख दीजिए, तो सेम आंसर आपका। बस ये ध्यान रखना है एनाइंस इसमें यूज नहीं होगा, कार्बोकैटाइन या फ्री रेडिकल्स होंगे। यस स्टूडेंट्स, अब अपन हाइपर कंजुगेशंस को किसी एलाइल ग्रुप या एराइल इन्स में देखते हैं। तो अपन नेक्स्ट हेडिंग हमारा इसके अंदर है हाइपर कंजुगेशन इन एलाइल ग्रुप या एलाइल कैटाइन जो C+ की फॉर्म में रहेगा, एंड एराइल इन्स, यानी कि आपका जो एराइल के ऊपर कोई इन्स फॉर्म में कार्बोकैटाइन की फॉर्म में हो तो वो हो सकता है। तो इसमें देखिए जैसे एलाइल ग्रुप से, एलाइल ग्रुप क्या होता है, सब देखो बहुत सिंपल सा याद रखने का तरीका एलाइल ग्रुप का। सबसे पहले इथीन याद रखो, इथीन में से H कम करो तो इससे आपका एक डैश आ जाएगा, इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। विनाइल में प्लस CH2 कर दीजिए, एक CH2 ऐड कर दो, तो ये आपका बन जाएगा CH2 CH, ठीक है। तो ये प्लस ये आपका एलाइल ग्रुप कहलाएगा। तो विनाइल में CH2 जोड़ते हो। अब इस एलाइल को अगर अपन किसी रिएक्शंस के अकॉर्डिंग इसको कार्बोकैटाइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये एलाइल कार्बोकैटाइन हो जाएगा। यहाँ का हाइपर कंजुगेशन स्टैंड थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि जो नॉर्मल हाइपर कंजुगेशन उसमें सिग्मा पाई कंजुगेशन होता है, यहाँ पे पहले से ही आपका डबल बॉन्ड है तो ये पाई बॉन्ड, तो पाई पाई में शिफ्ट होगा और ये कैटाइन आपका इस साइड में आ जाएगा। तो इसकी जो सेकंड रेजोनेटिंग हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेगी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और डबल बॉन्ड आपका इस साइड में, तो ये रेजोनेटिंग 1 और ये रेजोनेटिंग 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पाई टू पाई शिफ्ट हुआ है स्टूडेंट्स, इसीलिए ये बेटर स्टेबिलिटी यानी एक तरह से ट्रू रेजोनेंस टाइप हो जाती है, तो ये बेटर स्टेबिलिटी देगा। इसी तरह से अपने पास में अगर एराइल इन्स यानी कि जैसे सपोज आपके पास टोलुइन है, टोलुइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा देते हैं तो इसको टोलुइन या मिथाइल बेंजीन बोलते हैं। अगर इसमें से एक H अपन कम कर देते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारा आंसर आ जाता है C। मान लीजिए किसी रिएक्शंस के अंदर ये फॉर्म बनती है तो इसको बोलते हैं बेंजाइल कैटाइन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा,
बेंजाइल कैटाइन बोलते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दीजिए तो ये किसी रिएक्शन में अगर बेंजाइल कैटाइन डेवलप होता है तो उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो ये जो पाई बॉन्ड, रिंग का जो पाई बॉन्ड होगा ये आपका यहाँ आएगा और चार्ज जो होगा वो रिंग में ट्रांसफर होगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये चार्ज यहाँ पैरा ऑर्थो और पैरा, फिर ये यहाँ डेवलप होगा चार्ज आपका, यानी कि एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, यानी कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं उतनी शिफ्टिंग शो करेगा। तो बेंजाइल कैटाइन के अपन कह सकते हैं 3 पाई बॉन्ड्स है ना, तो 3 पाई बॉन्ड का मतलब इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब अगर इसमें भी स्टूडेंट्स अपन डिग्री देख सकते हैं अलग, जैसे आपके पास बेंजाइल कैटाइन है, अब बेंजाइल कैटाइन में भी सपोज आपके पास में CH2 प्लस फॉर्म में है, ठीक है, और ये आपके 3। अब इसमें अगर एक और फिनाइल ग्रुप अगर अटैच कर देते हैं तो इस दूसरे फिनाइल ग्रुप में भी आप बेंजील के 3 बॉन्ड्स ले लीजिए CH, तो ये आपका 2 डिग्री आ जाएगा इसके अंदर भी फिनाइल कैटाइन में। और अगर अपन इसमें 3 डिग्री जाएंगे तो इसमें 3 बेंजीन आप प्लेस कर सकते हैं सराउंडेड ऑफ कार्बोकैटाइन। तो स्टूडेंट जितनी ज्यादा हमारे पास फिनाइल, क्योंकि ईच फिनाइल ग्रुप कंटेन 3 पाई बॉन्ड्स, तो 3 पाई बॉन्ड्स रहेंगे तो ये आपका 3, इसमें ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री टाइप होगा। तो अपने देखिए एक बेंजीन रिंग आपको 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देती है, उसके पास 3 पाई बॉन्ड डिस्प्लेस के लिए होते हैं, तो इसके कितने बनेंगे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके पास 3 + 3 6 रेजोनेंट, इसके पास कितने हो जाएंगे 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो इसीलिए स्टेबिलिटी की बात करें तो अपने पास में जितना आपका पाई शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट्स होता है तो उसमें नो बॉन्ड की सिचुएशंस नहीं आती, इसीलिए ये नॉर्मल हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा बेटर स्टेबिलिटी शो करते हैं। अब अगर अपन स्टूडेंट्स पहले वाले और इनको सबको अगर एक साथ स्टेबिलिटी का सीक्वेंस निकालेंगे तो सबसे ज्यादा आपका हाईएस्ट जो होगा वो 9R वाला होगा, सेकंड हाईएस्ट 6R, थर्ड हाईएस्ट ये वाला रहेगा, और इसमें चूंकि 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी हमारी एक्स्ट्रा ये, और इसके बाद में जो आपने अभी सीखा था कौन सा 3 डिग्री, ठीक है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी इस रेस्पेक्ट में काफी कम होती है, इससे कम आपका कौन सा हो जाएगा 2 डिग्री, ठीक है, और इससे कम आपकी हो जाएगी 1 डिग्री, और सबसे कम जो होते हैं स्टूडेंट्स स्टेबिलिटी में वो एक तो मिथाइल कैटाइन और एक डायरेक्टली 2-3 सबसे कम स्टेबल होते हैं, एक तो विनाइल कैटाइन लीस्ट स्टेबिलिटी जिनकी कोई हाफ लाइफ नहीं होती CH3, और एक होता है बेंजीन पे डायरेक्ट कभी प्लस नहीं आना चाहिए, बेंजाइल कैटाइन की तरह हो सकता है, तो इसको फिनाइल कैटाइन बोलते हैं। तो सबसे कम हाफ लाइफ विनाइल और आपका ये मिथाइल और फिनाइल कैटाइन, इसके बाद जो है धीरे धीरे आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है जैसे से लेवल ऑफ हाइप, तो यहां तक तो नो बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन, फिर ये बॉन्डिंग वाला हाइपर कंजुगेशन जिसको अपन रेजोनेंस पार्ट भी कहते हैं, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर्स रहेगा, इस तरह से आपका कंटिन्यू इंक्रीज होता जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑर्डर रिगार्डिंग हाइपर कंजुगेशन। यस स्टूडेंट्स, तो अब अगर अपन फ्री रेडिकल के लिए सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा जैसे आपने हाइपर कंजुगेशन फॉर कार्बोकैटाइन किया है, तो इसमें है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल कार्बन्स। तो जहां पे आपने प्लस इमेजिन किया था स्टूडेंट्स, वहां पे अब आप डॉट इमेजिन फ्री, क्योंकि इसमें जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन जो होता है वो किसी भी इंटरमीडिएट में होमोलाइटिक फिजन से होगा, यानी कार्बन कार्बन में जहां पे भी बॉन्ड होगा तो वहां फिजन अगर इस तरह का होता है जहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वहां फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, जहां स्पेशली नॉन पोलर सॉल्वेंट हाइड्रोजन पर, जैसे आपके एंटी मार्कोनिकॉफ वगैरह में। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर उसी तरह से देखना स्टूडेंट, जैसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके 3+3+3 9 बनेंगे, तो इसके पास 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे हाइपरकंज, इसके पास 6 पाई बॉन्ड है तो 6 रेजोनेटिंग हो जाएंगे, इसके पास में 3 पाई बॉन्ड है तो ये आपके 3 रेजोनेटिंग। एलाइल ग्रुप जो होता है इसको क्या बोलते हैं एलाइल ग्रुप, तो एलाइल ग्रुप में हमेशा एक ही पाई बॉन्ड शिफ्टिंग होगी तो इसीलिए इसको 1 रेजोनेटिंग, ये आपकी हो जाएगी 3 डिग्री हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये आपका 2 डिग्री हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस हो जाएगी, और ये आपकी 1 डिग्री हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस, और इसके पास तो कुछ है ही नहीं तो 0 डिग्री या सुपर 0 डिग्री हाइपर कंजुगेशन बोलेंगे। जितना आप रेजोनेंस की तरफ स्टेबल जहां प्लेस होंगे उतनी ही आपकी जो
इसमें स्टूडेंट्स स्टेबिलिटी ऑर्डर्स जो होगा वो इस साइड में ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर्स जो आप देंगे तो इस साइड के अंदर सारे के सारे स्टेबिलिटी ऑर्डर्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप इसमें इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपके स्टेबिलिटी ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा। तो इस साइड में आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा रहेगा। तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर्स फॉर फ्री रेडिकल्स। तो स्टूडेंट्स ये था आपका कंप्लीट हाइपर कंजुगेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एज वेल एज फ्री रेडिकल कार्बन्स। तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहिए, और जो भी इसमें नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी हेल्प मिल सके। थैंक यू।